स्वागत है आपका एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे वायरोड और माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, रिकेट्सिया इनके बारे में। पूर्व के वीडियो में हमने फंजाई के बारे में, वायरस के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक पैथोलॉजी का है, पादप रोग विज्ञान का है, वह है वायरोड्स। ठीक है, तो वायरोड पढ़ेंगे, फिर हम माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, स्पाइरोप्लाज्मा पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसके आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले वायरोड की बात कर लेते हैं। तो वायरोड जो है, इसकी जो खोज करी थी टी.ओ. डिनर ने। टी.ओ. डिनर जो भी आपको याद रखना है, 1971 में जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस वायरोड पढ़ रहे हैं हम, तो वायरोड इसमें खोजा था। और इस किस में खोजा था? फ्लोएम में खोजा था। किस में खोजा था? फ्लोएम में। तो वायरोड की खोज किसने करी थी? टी.ओ. डिनर ने। कब करी थी? 1971 में। बीमारी कौन सी थी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोड। कहाँ पर खोजी थी? फ्लोएम में। वायरोड का जो साइज होता है लगभग 40 नैनोमीटर का होता है, जो कि वायरस से भी छोटा है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि वायरस और वायरोड में क्या अंतर है। तो वायरस में हमने बताया था कि प्रोटीन कोड पाई जाती है, लेकिन वायरोड में कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होती है। इसमें केवल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। दूसरा जो है, वायरोड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी कोई वेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ता है, मतलब नो वेक्टर। ये किसी वेक्टर के द्वारा नहीं फैलता है एक पौधे से दूसरे पौधे में। तो वेक्टर लेस है, तो फिर कैसे जाएगा? तो आप जो ग्राफ्टिंग मटेरियल यूज़ करते हो, है ना, जैसे पोटैटो का आपने ग्राफ्टिंग मटेरियल बुलाया, पोटैटो का आपने सीड बुलाया, तो ग्राफ्टिंग मटेरियल से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है वायरोड? तो वायरोड जो मल्टीप्लिकेशन करता है वह बाइनरी फिजन जैसे बैक्टीरिया में होता है, या ट्रांसवर्स फिजन भी बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फिजन। तो इसके माध्यम से वायरोड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने बाइनरी फिजन करता है। ठीक है ना। वायरोड के अगर बारे में बात हम करते हैं, तो वायरोड के बारे में जो प्रश्न सबसे पूछा जाता है, यह नेकेड है। नेकेड मतलब नेक्ड समझ रहे हो आप? नेक्ड मीन्स ये है कि बस ऐसे पड़ा रहता है, बस इसके चारों ओर कुछ भी ऐसी झिल्ली नहीं है और नहीं इसके चारों ओर कुछ प्रोटीन कोड है। बस इसमें जो पाया जाता है यह साइटोप्लाज्म में एज अ सिंगल आरएनए इसके अंदर होता है, जो भी सर्कुलर होता है। इसमें यह पड़ा रहता है, बस इसकी खासियत है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें बस प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछेगा इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। खोज किसने करी थी? टी.ओ. डिनर ने 1971 में खोज करी थी। यदि आपसे और पूछा जाए तो इसकी कुछ बीमारियां पूछी जा सकती है। एक तो हमने लिखी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। दूसरी जो होती है कैंडोंग डिसीज ऑफ कोकोनट। ठीक है, एक ही होती है। दूसरी जो है क्राइसैंथेमम स्टंट। ठीक है, ध्यान रखना, क्राइसैंथेमम स्टंट है, कॉर्न स्टंट नहीं है। कॉर्न स्टंट भी एक बीमारी होती है जो स्पाइरोप्लाज्मा से फैलती है, लेकिन क्राइसैंथेमम स्टंट जो है हमारे वायरोड से फैलती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो सिट्रस एक्जोकोर्टिस जो है, यह भी वायरोड से फैलती है। 4 बीमारियां हो जाती है। ठीक है, एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, एक कैंडो कोकोनट वायरस, एक क्राइसैंथेमम स्टंट और एक सिट्रस एक्जोकोर्टिस। तो इस प्रकार से वायरोड को आपको याद रखना है। वायरोड की खोज टी.ओ. डिनर ने 1971 में करी थी। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोड है, फ्लोएम में पाया जाता है। 40 जो है नैनोमीटर इसका साइज है। वायरस से बहुत ही छोटा होता है। नेकेड है, जो साइटोप्लाज्म में नेकेड रूप में पड़ा रहता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें पाया जाता है, बाइनरी फ्यूजन या ट्रांसफर फ्यूजन। दूसरा है कि कोई भी वेक्टर की इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से आपको वायरोड हो जाए। वह फाइटोप्लाज्मा की बात करेंगे। आगे जो हम बात कर रहे हैं वह फाइटोप्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला जो हम बात कर रहे हैं वो फाइटोप्लाज्मा, और इसको ध्यान रखना, फाइटोप्लाज्मा को ही हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा को ही हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फाइटोप्लाज्मा है तो उसे ही हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि फाइटोप्लाज्मा, तो फाइटोप्लाज्मा का जो महत्वपूर्ण पॉइंट वो है नॉन हेलिकल। ठीक है, इसका कोई सेफ नहीं होता है, नॉन हेलिकल है। ठीक है, दूसरा जो यह प्लियोमॉर्फिक होती है।
प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि टेम्परेचर के अनुसार अपना शेप को चेंज कर लेती है। अपने शेप को जब चेंज कर लेगी तो वो प्लियोमॉर्फिक हो जाएगा। तो नॉन हेलिकल है, प्लियोमॉर्फिक है। दूसरा, इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेल वाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सेल वाल नहीं है तो क्या पाया जाएगा? तो इसमें लेमेलर मेम्ब्रेन पाई जाती है। मतलब इस 3 तरह की मेम्ब्रेन होती है, ट्राई लेमेलर मेम्ब्रेन, जो लिपोप्रोटीन की मिलकर बनी होती है। किसकी? लिपोप्रोटीन की मिलकर बनी होती है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो अभी तक हमने आरएनए पढ़ा था, लेकिन इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है फाइटोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा में वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइटोप्लाज्मा और माइक्रोप्लाज्मा में जेनेटिक मटेरियल होता है तो क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके बाद आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, वह है कि यह ग्राम नेगेटिव होती है। क्या होती है? ग्राम नेगेटिव होती है। साथ में इसमें वेक्टर की आवश्यकता होती है, जो कि स्पेशली लीफ होपर जो है, लीफ होपर इसे फैलाने का काम करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जैसे फाइलोडी की बात करें, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की बात करें, तो यह सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लीफ होपर के द्वारा जाती है। दूसरा आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन के प्रति। टेट्रासाइक्लिन के प्रति यह सेंसिटिव है, लेकिन पेनिसिलिन अगर आपसे पूछा जाए, पेनिसिलिन, तो पेलिसिन के प्रति यह रेसिस्टेंट है। ठीक है, प्रश्न आपसे केवल यही पूछा जाएगा टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति यह सेंसिटिव है। इसका मतलब है कि जब भी ब्रिंजल के खेत में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो, लिटिल लीफ हो, तो उसके स्प्रे करने के लिए आपको टेट्रासाइक्लिन देना चाहिए, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आप रेसिस्टेंट किससे है? पेनिसिलिन से। अगर पेनिसिलिन दोगे तो कंट्रोल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन कैसे होता है? तो रेप्लिकेशन जो होता है ट्रांसवर्स फ्यूजन के द्वारा इसमें रेप्लिकेशन होता है। खोज किसने करी थी? तो खोज इसकी करी थी डोई एटाल ने 1967 में। मतलब डोई एटाल ने इसकी खोज करी, कब करी थी? 1967 में। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा को हम मोलिक्यूल्स भी कहते हैं। मोलिक्यूल्स, फाइटोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा दोनों को ही हम मोलिक्यूल्स कहते हैं। मोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? मोली का मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडी, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। और क्यूट्स का मतलब होता है स्किन, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, स्किन होती है, उसे हम मोलिक्यूल्स कहते हैं। तो मोलिक्यूल्स में फाइटोप्लाज्मा में होती है और स्पायरोप्लाज्मा दोनों ही होती है। अगर हम बात करें कि इसको अगर हम कल्चर लगाना चाहते हैं, प्लेट पर लगाना चाहते हैं, पैथोलॉजी की लैब में लगाना चाहती है, तो इसकी ग्रोथ के लिए स्टेरोल की आवश्यकता पड़ती है। स्टेरोल एक सेल डिवीज़न को बढ़ाने वाला एक पार्ट है। स्टेरोल, जब भी कोई बॉडी बिल्डर होते हैं वो स्टेरोल खाते, तो स्टेरोल का उपयोग किया जाता है फाइटोप्लाज्मा की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इतने इसके इंपॉर्टेंट है। नॉन हेलिकल होती है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो इसमें सेल वाल नहीं है, दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है टेट्रासाइक्लिन से। कुछ बीमारियां इसमें हैं, जो बीमारियों को भी हम थोड़ा सा इसमें अध्ययन करेंगे। और फाइटोप्लाज्मा और माइक्रोप्लाज्मा को खोजा किसने था? डोई एटाल ने 1967 में। जो इसकी बीमारियां एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जाती है, वेक्टर एज ए लीफ होपर जाती है। लेकिन एक बीमारी है वो जिसको एफिड फैलाता है एकमात्र, वो है ग्रासी सूट। ग्रासी सूट किस में होती है? शुगर केन में। ग्रासी सूट किस में होती है? शुगर केन में। जो किससे फैलती है? एफिड से। ध्यान रखना है आपको, ग्रासी सूट होती किससे है? फाइटोप्लाज्मा से या माइक्रोप्लाज्मा से। फैलाता कौन है इसको? एफिड। बाकी जितनी भी आपको पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आपसे पूछ ले, तो यह भी किससे फैलती है? लीफ होपर से। ठीक है, और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होती किससे? फाइटोप्लाज्मा से। आपसे पूछ ले एस्टर एलो आपसे पूछ ले, एस्टर एलो, तो एस्टर एलो भी माइक्रोप्लाज्मा से होती है, जो लीफ होपर से फैलती है। ठीक है ना। इससे आपको याद रखना है सीसेमम का फाइलोडी बहुत बार पूछा गया है। सीसेमम का फाइलोडी, तो सीसेमम का फाइलोडी सीसेमम में लगता है, तिल में लगता है, जो किससे फैलती है? लीफ होपर से। ठीक है, तो ये बीमारियां मैंने 3-4 आपको बताई। एक तो मलबेरी ड्वार्फ, जिसमें इस बीमारी को खोजा था डोई एटाल ने। मलबेरी ड्वार्फ
ये भी लीफ होपर से फैलती है। पोटैटो विचेस ब्रूम, ये भी लीफ होपर की बीमारी है, ठीक है। सैंडल स्पाइक, सैंडल स्पाइक, यह भी लीफ होपर से फैलती है। तो इस तरह से ये आपकी कुछ बीमारियां हो गई। नंबर 1 ग्रासी सूट, आपसे पूछा जाए ग्रासी सूट किससे होती है, तो फाइटोप्लाज्मा से होती है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आपसे पूछा जाए तो फाइटोप्लाज्मा से। एस्टर येलो आपसे पूछा जाए तो फाइटोप्लाज्मा। फाइलोडी पूछा जाए तो फाइटोप्लाज्मा। मलबेरी ड्वार्फ पूछा जाए तो फाइटोप्लाज्मा। और पोटैटो विचेस ब्रूम और सैंडल स्पाइक पूछा जाए तो भाई इतना महत्वपूर्ण है, इतना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा इसका साइज भी पूछा जाता है। तो साइज को आपको याद रखना है 100 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। वायरोड का कितना बताया था, 40 नैनोमीटर। लेकिन फाइटोप्लाज्मा क्या होता है, 100 नैनोमीटर या 1 माइक्रोमीटर। इतना याद आपको जरूर ही रखना है। और खोज किसने करी थी इसकी, डो एट आल ने 1967 में। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं वह स्पायरोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा आपको अध्ययन करवा देते हैं। वही क्या है, मॉलिक्यूल्स है। पहले तो स्पायरोप्लाज्मा की खोज एटाल, बो एटाल ने 1968 में करी थी। देखो फाइटोप्लाज्मा क्या होती है, नॉन हेलिकल, तो स्पायरोप्लाज्मा क्या होती है, हेलिकल, हेलिकल होती है, ठीक है। वह फाइटोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव है, तो यह ग्राम पॉजिटिव होती है। क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव होता है स्पायरोप्लाज्मा। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको कैसे देखेंगे कि ये स्पायरोप्लाज्मा है, तो जब हम इसको कल्चर लगाते हैं प्लेट में, ठीक है ना, कल्चर प्लेट होती है, उसमें जब हम इसकी प्लेट लगाते हैं तो ऐसा लगता है फ्राइड एग की तरह इसकी कॉलोनी दिखती है। किसकी तरीके, फ्राइड एग की तरह। फ्राइड एग का मतलब क्या होता है, बुर्जी बनाते हो आप, अंडे को डालते हैं और उसके बाद जो फ्राइड दिखता है, जैसे ना अलग अलग दिखता है, उसको इमेजिन करो, तो उसकी तरह इसकी कॉलोनी दिखती है। इसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं है, ठीक है ना। और दो तो इसके सेम कैरेक्टर है कि टेट्रासाइक्लिन के प्रति यह सेंसिटिव है और पेनिसिलिन जो होगा, पेनिसिलिन के प्रति यह रेसिस्टेंट है, ठीक है। पेनिसिलिन के प्रति यह रेसिस्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव है, प्रोकैरियोट्स है। साइज की बात करो तो 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर। साइज को याद रखना, 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर या लगभग 100 से 200 नैनोमीटर इसका साइज है। जो महत्वपूर्ण है वह है इसकी खोज किसने करी थी, बो एटाल ने 1968 में। और आपकी इसकी 2 बीमारियां याद रखनी है। एक याद रखनी है कॉर्न स्टंट, एक है कॉर्न स्टंट, किससे फैलती है, स्पायरोप्लाज्मा से। दूसरा आपको याद रखना है सिट्रस स्टूबर्न। पूछा जाए आपको सिट्रस स्टूबर्न किससे होती है, स्पायरोप्लाज्मा। आपसे पूछा जाए कॉर्न स्टंट किससे होती है, स्पायरोप्लाज्मा। किसने खोजा था, बो ने 1968 में खोजा था। यह हेलिकल है, ग्राम पॉजिटिव है, फ्राइड एग है। तो इस तरह से आपका स्पायरोप्लाज्मा हो जाता है। आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो रिकेट्सिया पढ़ रहे हैं। रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म को हम फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ें, इसको बोलते हैं रिकेट्सिया। स्पेलिंग क्या होगी इसकी, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसका दूसरा नाम जो है फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया। कई बार ये बैक्टीरिया के सिंबल ही है, मतलब बैक्टीरिया के जैसे इसको हम कहते हैं। लेकिन रिकेट्सिया की जो खासियत है, बैक्टीरिया को हम कल्चर मीडिया पर, जो प्योर बैक्टीरिया है हमारा, उसको हम कल्चर मीडिया पर ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन जो फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया है, इसको हम कल्चर मीडिया पर ग्रो नहीं करवा सकते। कल्चर मीडिया पर यह ग्रो नहीं होता है। लेकिन आपको पूछा जाए कि रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया खोज किसने करी थी, तो जो हमारे रिकेट्सी वैज्ञानिक थे, रिकेट्स 1916 में इसकी खोज करी थी, ठीक है। पहली बार इसको डिस्कवर्ड किया था 1916 में, फिर इसके बाद इसको 1972 में और एक बार 1973 में। 1972 में इसको क्लब लीफ डिसीज, और 1973 में इसको जाइलम में खोजा गया था। और जो बीमारी थी वह थी पियर्स डिसीज ऑफ ग्रेप। पियर्स डिजीज
ऑफ ग्रेप। तो आपको यहाँ से दो प्रश्न मिलते हैं, 2-3 प्रश्न मिलते हैं। एक तो रिकेट्स नाम के वैज्ञानिक ने 1916 में आरएलओ को खोजा था। दूसरा ये पाया कहाँ जाता है, रिकेट्स से आपसे पूछा जाए पौधे में होता कहाँ है, तो यह फाइलम और जाइलम में होता है। इससे 2 बीमारियाँ आपने पढ़ी, एक तो पढ़ ली पियर्स डिजीज ऑफ ग्रेप, एक पढ़ी आपने क्लोवर क्लफ लीफ डिजीज। अब बैक्टीरिया से अलग कैसा है, बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाई जाती है, लेकिन रिकेट्सिया में नो फ्लैजेला, कोई भी फ्लैजेला नहीं पाई जाती है। अगर इसके हम साइज की बात करते हैं तो 1 से 4 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन बैक्टीरिया क्या होता है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, तो लगभग सेम नेगेटिव है। मतलब रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो सारे ग्राम नेगेटिव है, आल ग्राम नेगेटिव, लेकिन 1 ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, वो कौन सा है, सुगरकेन स्टंट। सुगरकेन स्टंट, ये सुगरकेन स्टंट को आपको याद रखना है। सुगरकेन स्टंट जो है ग्राम पॉजिटिव है। सुगरकेन स्टंट कितने होती है, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म से, आल ग्राम नेगेटिव सन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि रिकेट्सिया को एक प्लेस पर दूसरे प्लेस ले जाने के लिए एक तो लीफ होपर लगता है, और दूसरा सिट्रस ग्रीनिंग बीमारी आपने सुनी होगी। सिट्रस ग्रीनिंग जो है वह किससे होती है, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म से होती है। सिट्रस ग्रीनिंग किससे होती है, रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म से या फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया से। उसको फैलाने वाला जो हमारा इंसेक्ट है वो है सिलिड। तो जितने भी हमारे सिलिड है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन क्या होगा सिलिड्स के माध्यम। यह भी सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन, दोनों के लिए ये पेनिसिलिन, मतलब दोनों से ये कंट्रोल किया जा सकता है। सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन दोनों से ही रिकेट्सिया को किया जा सकता है, लेकिन फाइटोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा को पेनिसिलिन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसको देने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसका साइक्लिन देना पड़ेगा। ठीक है, इनको हम कंट्रोल करने के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं, हॉट एयर ट्रीटमेंट के लिए। अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट पूछा जाए आपसे तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट में, और हॉट एयर ट्रीटमेंट में 50 से 58 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 8 घंटे के लिए रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। दूसरा इसमें सेल वाल पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, तो इसमें भी पाई जाती है। तो इस तरह से आपका रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो जाता है फेस्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरिया। आपको याद रखना है खोज किसने करी थी, तो रिकेट्स नाम के जो हमारे वैज्ञानिक थे 1916 में उसे खोजे थे। पौधों में कहाँ पाया जाता है, तो फ्लोएम और जाइलम में पाया जाता है। बीमारियाँ क्या है, क्लोवर क्लफ लीफ डिसीज पूछा जाए तो रिकेट्सिया से होती है। पियर्स डिसीज ऑफ ग्रेप पूछी जाए तो रिकेट्सिया से होती है। ठीक है, शुगर कैन स्टैंड जो एकमात्र पॉजिटिव रिकेट्सिया है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें फ्लैजेला नहीं होती है, 1 से 4 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। दूसरा ट्रांसमिशन जो होता है लीफ होपर और सिलिड से होता है। सिट्रस ग्रीनिंग जो बीमारी होती है वो रिकेट्सिया से होती है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 बीमारी तो बता ही चुका हूँ। एक बीमारी आपको याद रखनी है सिट्रस ग्रीनिंग, पूछी यही जाती है परीक्षा में कि सिट्रस ग्रीनिंग होती किससे है, तो सिट्रस ग्रीनिंग फैलती किससे है, तो डाइफोरिना सिट्री या डाइफोरिया सिट्री से फैलती है। जो सिलिड है, क्या है सिलिड, एक सिलिड नाम का इंसेक्ट है, सकिंग पेस्ट है, उससे फैलती है। तो आपसे पूछा जाए सिट्रस ग्रीनिंग किससे फैलती है, सिलिड से या डाइफोरिना सिट्री से, इसके माध्यम से फैलती है। और एक हम बता ही चुके हैं जो है शुगर कैन स्टंट बीमारी, वह भी रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म से होती है। फिर एक पियर्स डिसीज ऑफ ग्रेप आपको बता चुके हैं। तो इतनी बीमारियाँ जो होती है वह आरएलओस से होती है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ रहे हैं एकमात्र एल्गी पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गी में आपको थोड़ा सा बताऊंगा बस कि एल्गी क्यों महत्वपूर्ण है। एल्गी से एक बीमारी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, एल्गी जो है, एल्गी की बड़ी खासियत है। एल्गी भी 2-3 प्रकार की होती है। इसमें हमारे प्लांट पैथोलॉजी के हिसाब से ब्लू ग्रीन एल्गी, इसकी क्या खासियत है, देखो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हमने, वायरस, बैक्टीरिया, अभी नेमेटोड पढ़ेंगे, है ना, इनमें सब में क्लोरोफिल नहीं है। फंजाई में भी क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन जो ये एल्गी है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से यह फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। और यह यूकैरियोट भी है। क्या है, यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स मतलब वेल डेवलप्ड सेल, फोटोसिंथेसिस करती है क्लोरोफिल होने की वजह से, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए यह ऑटोट्रोफ है। क्या है, ऑटोट्रोफ।
और इसमें जो बीमारी मेनली करती है ब्लू ग्रीन एल्गी करती है। तो यह मैंगो में और टी में, चाय और आम में एक बीमारी होती है रेड रस्ट। रेड रस्ट, लाल गेरुआ, लाल रतुआ लोग रेड रस्ट मैंगो टी में करती है कौन? एल्गी। और ये होती किससे है? सिफेल्यूरस, थोड़ा सिफेल्यूरिकस पैरासिटिकस, सिफेल्यूरस पैरासिटिकस, तो उससे जो है एल्गी करती है। तो इस तरह से एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल केवल एकमात्र यही जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो भैया इस तरह से आपके कुछ मैंने 4-5 ऑर्गेनिज्म एक ही लेक्चर में पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। एक बच्चा है नेमेटोड, उसको मैं अलग से लाऊंगा और उस नेमेटोड के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में, खेतों में बीमारियां इससे होती है नेमेटोड से, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का मेन उद्देश्य क्या है? खेत में जाकर प्रैक्टिकल करना। तो खेत में जाकर हमें प्रैक्टिकल करना है तो भाई साहब हमें एग्रीकल्चर में एक एक चीज़ का नॉलेज होना ही चाहिए। जब तक हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, हम परीक्षाएं निकालेंगे फिर भी हमें फार्मर के पास ही जाना है, हम परीक्षाएं निकालेंगे फिर भी हमें फार्मर के पास ही जाना है। तो जब फार्मर के पास ही जाना है तो हमें पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है प्रैक्टिकल्स के लिए। तो जब हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम किसानों का भी भला कर पाएंगे और किसानों की समस्या भी हम पूरी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय किसान, जय जवान, जय कृषि।